प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आओ आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 1 ध्वनि नामक कविता, जो कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। उद्देश्य: इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे ध्वनि कविता का सार, कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, कविता में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन तथा ध्वनि कविता का मूल भाव क्या है। आओ प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके समक्ष ध्वनि कविता का सार लेकर आया हूं। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। कवि निराला जी ने अपनी कविता में कहा है कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहां वे दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। कवि के भावों एवं गीतों से ही जीवन की सभी दिशाएं विकसित होंगी। अतः कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अभी तो यौवन का समय है। विद्यार्थियों, सार को जानने के उपरांत अब मैं आपके समक्ष ध्वनि कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अंत, अंत का अर्थ है मृत्यु। वन, वन का अर्थ है यहां जीवन रूपी वन। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। वसंत, वसंत का अर्थ है खुशियां। पात, पात का अर्थ है पत्ते। कोमल, कोमल का अर्थ है नरम। गात, गात का अर्थ है
शरीर। कर, कर का अर्थ है हाथ। द्वार, द्वार का अर्थ है दरवाजा। निद्रित, निद्रित का अर्थ है सोई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ है प्रभात। मनोहर, मनोहर का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली अर्थात सुंदर। तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल। लालसा, लालसा का अर्थ है इच्छा या कामना। नव, नव का अर्थ है नया। अमृत, अमृत का अर्थ है सुधा। इसे हम सोम भी कह सकते हैं, पीयूष, पीयूष भी कह सकते हैं। सहर्ष, खुशी से। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, ध्वनि कविता का सार जानने के उपरांत मैंने आपके समक्ष ध्वनि कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ रखे। अब मैं आपके समक्ष पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है यह समझाने जा रहा हूं। आपके समक्ष प्रथम पद का वाचन मैं करने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में हमें प्रसंग लिखना होता है। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार होगा। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में महामानव अर्थात महाप्राण निराला के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है। कवि का विश्वास है कि जीवन पाने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। कवि ने जीवन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बताया है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी वसंत रूपी उत्साह का आरंभ हुआ है। मेरे जीवन में दयामय, सुकुमार, कोमल और मधुर वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। यह सब कुछ हो जाने के बाद अभी मेरे जीवन का अंत कैसे होगा? मेरे जीवन का अंत समझने की भूल करना उचित नहीं है। विद्यार्थियों, प्रसंग तथा व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी। अब इस पद्यांश में जो विशेष तत्व विद्यमान हैं, अर्थात इस पद्यांश की जो विशेषताएं हैं, वह मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इस पद्यांश का जो मूल भाव है वह हमें लिखना होगा। देखिए, यहां इस पद्यांश का मूल भाव इस प्रकार है। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन में आने वाली खुशियों का वर्णन किया है। कवि को जीवन जीने में ही विश्वास है। इसके अतिरिक्त इस पद्यांश में सरल एवं प्रभामयी भाषा का प्रयोग हुआ है तथा अभी अभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग देखते ही बनता है।
विद्यार्थियों, कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश के अतिरिक्त रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है, जैसे कि वसंत रूपी उत्साह। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग देखते ही बनता है। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष ध्वनि कविता का दूसरा पद प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुने। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। विद्यार्थियों, शब्दार्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी कुछ एक शब्दों के अर्थ में आपके समक्ष पुनः रख रहा हूं ताकि व्याख्या करते वक्त आपको आसानी हो सके। पात, पात का अर्थ है पत्ते, निद्रित का अर्थ है सोई हुई, प्रत्यूष का अर्थ है प्रभात और मनोहर का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली अर्थात सुंदर। दूसरे पद का प्रसंग ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि ने फूलों के खिलने के माध्यम से बताया है कि वह भी अपने जीवन के आलस्य, निराशा एवं बाधाओं को दूर करने के लिए नए कार्य करना चाहता है। इन्हीं बातों को रखते हुए वे अपने इस पद में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए पत्ते उग आते हैं, उन पर मधुर एवं कोमल टहनियां और कलियां उग आती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत अर्थात यौवन आया है। यहाँ जीवन रूपी वन में रूपक अलंकार विद्यमान है। हरे हरे पत्तों रूपी नए नए भाव, कोमल टहनियों रूपी प्रेरणाएं और कोमल कलियों रूपी आशाएं अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। यहाँ हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे पत्तों रूपी नए नए भाव, कोमल टहनियों रूपी प्रेरणाएं और कोमल कलियों रूपी आशाएं, इन तीनों में रूपक अलंकार विद्यमान है। निराला जी आगे अपने इस पद में कहते हैं कि मैं सपनों की भांति कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नव जीवन दूंगा तथा उनमें अत्यंत सुंदर प्रभात जगाऊंगा। कहने का भाव यह है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूंगा। प्रसंग तथा व्याख्या के उपरांत अब आपके समक्ष दूसरे पद के विशेष तत्व रखने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से देखें तथा सुनें। कवि ने अपने जीवन में उत्पन्न वसंत रूपी यौवन का उल्लेख किया है। कवि ने प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग देखते ही बनता है, जैसे हरे हरे। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार भी इस पद में विद्यमान है। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ध्वनि कविता का तीसरा पद।
ध्यान से देखें तथा सुनें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, इस पद में तंद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल, लालसा का अर्थ है इच्छा, नव का अर्थ है नया, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। आओ अब मैं आपको इस पद्यांश के प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष के बारे में विस्तार से आपको आगे समझाता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में अर्थात इस पद में कवि अपने हाथों से फूलों को छूकर उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। वह ऐसे ही अपने जीवन में नवीन स्फूर्ति देखना चाहता है। अब मैं आपके समक्ष इस पद की व्याख्या रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश, हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस्य में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। वह खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं तथा उनके आलस्य को दूर कर देना चाहते हैं। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी यदि अपने आलस्य को दूर कर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेगी। कवि आगे कहते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देंगे, सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। तीसरे पद में निहित विशेष तत्व इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पद में कवि का आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। कवि ने प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। भाषा ओजस्वी एवं प्रवाहमयी है। इसके अतिरिक्त कवि निराला ने अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग जिस प्रकार किया है वह देखते ही बनता है। जैसे पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। इसके अतिरिक्त द्वार दिखा दूंगा, यहाँ द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, अब मैं ध्वनि कविता में आए विभिन्न व्याकरणिक पहलुओं को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष अनुप्रास अलंकार
की परिभाषा तथा उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या है अनुप्रास अलंकार? कहाँ यह अलंकार पाया जाता है? आओ जानें। वह अलंकार जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में च तथा म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। आप देख भी पा रहे हैं, चारु चंद्र में च च की आवृत्ति हुई है और जल थल में ल ल की आवृत्ति हुई है। तो विद्यार्थियों, यह आवृत्ति प्रारंभ में भी हो सकती है और अंत में भी पाई जाती है। तो जिस काव्य पंक्ति में, जिस कविता की पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति पाई जाती है, वहां अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अब आपके समक्ष दूसरा अलंकार प्रस्तुत कर रहा हूं। नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। परिभाषा: वह अलंकार जिसमें एक शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग न हों, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे हरे हरे, पुष्प पुष्प, अभी अभी, इन तीनों में हरे हरे, पुष्प पुष्प, अभी अभी, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, जब एक शब्द दो बार आ जाता है और दोनों बार आने पर भी उसके अर्थ अलग अलग नहीं पाए जाते, एक ही अर्थ पाया जाता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। विद्यार्थियों, अगला व्याकरणिक पहलू है विशेषण व विशेष्य। क्या है विशेषण? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, उसे विशेषण कहते हैं। आओ जानें क्या है विशेष्य। वह शब्द जिसकी विशेषता प्रकट की जाए, उसे विशेष्य कहते हैं। अब मैं आपके समक्ष उदाहरण रख रहा हूं, ध्यान से सुने। मृदुल वसंत तथा कोमल गात, ये दो उदाहरण आप दृश्य में देख भी पा रहे हैं। यहाँ मृदुल तथा कोमल विशेषण हैं जो क्रमशः वसंत तथा गात अर्थात शरीर की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ वसंत तथा गात विशेष्य हैं तथा मृदुल और कोमल विशेषण हैं। अब मैं आपके समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता में निहित मूल भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, इस कविता का मूल भाव जीवन से निराश और हताश हुए लोगों को नया उत्साह और जागृति देना है। यह नई रोशनी और उत्साह उनके जीवन में मार्ग दिखाने का काम करेगी। इससे उनके जीवन में प्रसन्नता होगी और उन्हें निराशा से मुक्ति मिलेगी। इस कविता के माध्यम से हमें आशावादी होना चाहिए, इसका भी संदेश हमें प्रदान किया गया है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। उसे सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपना जीवन निभाना चाहिए, अर्थात जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सारांश। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने यह समझ लिया होगा ध्वनि कविता का सार, कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है, कविता में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन तथा ध्वनि कविता में निहित मूल भाव कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। प्रश्नों को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए उनके उत्तर आपको देने हैं। पहले आपके समक्ष वाक्य को पूरा करने की गतिविधि लेकर आया हूं। पहला वाक्य, कवि अपना डैश हाथ कलियों पर फेरना चाहता है। कैसा हाथ? मृदुल हाथ या कठोर हाथ? तो इसका उत्तर है मृदुल हाथ। दूसरा, कवि के जीवन में अभी अभी डैश आया है। ऑप्शन है तूफान आया है या वसंत। तो इसका उत्तर है वसंत। तीसरा, जिसका कोई अंत ना हो डैश कहलाता है। जिसका कोई अंत ना हो डैश कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अनंत। अगला वाक्य है, वसंत डैश का प्रतीक है। यौवन का या बचपन का? तो इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? वसंत किसका प्रतीक है? वसंत यौवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष, ध्वनि कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत वर्मा। विद्यार्थियों, सोच समझकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्वनि कविता के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्वार दिखा दूंगा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, द्वार दिखा दूंगा में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष अंतिम गतिविधि लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपने इन वाक्यों में सही गलत का चयन करते हुए मुझे बताना है। पहला वाक्य है, ध्वनि कविता में वर्षा ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है। क्या यह कथन सही है या गलत? तो यह विद्यार्थियों गलत कथन है, क्योंकि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। दूसरा वाक्य, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन सही है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। तीसरा, कवि पुष्पों को जीवन अमृत से सींच देना चाहता है। क्या यह कथन सही है या गलत? तो विद्यार्थियों, यह कथन भी सही है। अंतिम वाक्य ध्यान से सुने। ध्वनि कविता में कवि को आशावादी दिखाया गया है। क्या यह कथन सही है या गलत? सोचकर उत्तर दें। यह कथन भी पूर्णतः सही है। विद्यार्थियों,
यह थी मेरी आज की ध्वनि कविता की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह प्रस्तुति आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।